सिर्फ एयर पोल्यूशन को लेके लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा हेल्थ इमरजेंसी है, जिसमें कि कई लोगों की और जाने भी जा रही हैं, वो जिनको भी इसका परेशान। सरकार के लिए ये हेल्थ इमरजेंसी है क्या? नहीं, क्योंकि उस तत्परता से दिखता नहीं है। मैं इसको अमिताभ जी पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से स्वीकार कर रहा हूँ, और मैं कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब ये फॉलोअप के लिए हमारा, तो हम वी आर ए रेगुलेटरी मिनिस्ट्री, लेकिन फिर भी मैं इस जिम्मेदारी को लेके अपनी बाकी टीम से, बाकी सरकारों से, कॉरपोरेशन स्तर पे भी मैं इसको फॉलोअप करने के लिए लगा, और मुझे लगता है सबका सहयोग मिलेगा। तो एज अ एनवायरमेंट मिनिस्टर आप क्या एक आम नागरिक को सलाह देंगे कि ये प्यूरिफायर लगाया जाना चाहिए या नहीं? कोई उसका मापदंड जो है वो सरकार ने तय किया है? देखो, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन हम तो संतों में श्रद्धा रखते हैं, और हमारा मानना है कि धार्मिक विषयों को संत लोग आपस में जो तय करें वो ज़्यादा अच्छा है। So, do you mean to say that what Uma Bharati said is out of मैं इस पे line? टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म में बहुत ऊंचा पद होता है, मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, अगर मुख्यमंत्री भी संत हो और दूसरे भी संत हो तब कौन? भाई वो फिर संत तय करें। मैं सामान्य में विनम्रता से कह रहा हूँ कि जो भी धार्मिक विषय है, इसको धार्मिक नेताओं को सौहार्द। Never before has the question of Muslim belonging in India been posed with such relentless suspicion. To be Muslim today is not merely to live with the ordinary burdens of citizenship. It is to live with the constant demand to explain oneself, to demonstrate loyalty, to prove nationalism as though it were a conditional privilege rather than a constitutional right. How are you seeing this issue of minorities, especially Muslims, in this country? Hello and welcome to the Indian Express Idea Exchange. Today we have Bhupendra Yadav ji, Minister of Environment, Forest and Climate Change, and a very senior BJP leader. A leader whom we always go when there is any clarity we need on constitutional Or even the party constitution affairs or any confusion over that. So, sir, welcome to Indian Express. Our format is like if you want to make any initial statement, you can. Otherwise, we'll straight go to the question. You know, if you want, I know you don't want to be off the record on anything. If there is anything, we can just switch off the mic and talk. ठीक, Okay. Thank So, would you like to make? we will Okay. start directly. Okay, sir. We will start with politics because there is Nikhil, Amitabh, all of them want to ask you about environment and other issues. So the next biggest challenge for BJP, like even if take just the 5 states, Bengal is going to be a big task for BJP, and you have been given the charge of Bengal for BJP. So, what do you see the party's prospects and also challenges, before the BJP? We know that last time the BJP emerged as the second largest party, but there was some crisis after, and also you had to go through different phases of challenges. So, as of now, what is the BJP's biggest challenge in West Bengal? इन वेस्ट बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पिछले चुनाव में भी हमारे जो प्रभारी थे और जो लोग कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, कुछ समय के लिए मुझे जाने का अवसर मिला था। हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा प्रदेश अब जो बच रहा है जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा पॉलिटिकल वायलेंस कराई जाती है। बल्कि 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा, बहला में उन्होंने हमारे मंच को तोड़फोड़ करी। इसलिए बंगाल इस समय पूरी तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस से बाहर आना चाहता है।
और ममता बनर्जी के शासन को लोग जिस अपेक्षा के साथ लाए थे उसमें वो पूरी तरीके से विफल हुई है। पूरे देश का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें बंगाल लोएस्ट इनकम में जा रहा है। पहला विषय। महिलाओं को लेकर के जो असुरक्षा का विषय है, आरजी कार से लेकर जो घटनाएं हुई हैं, संदेश खाली, आरजी कार, वो ये बता रही हैं कि महिलाएं पूरी तरह असुरक्षित हैं। तीसरा, ममता बनर्जी के शासनकाल में 6,500 इंडस्ट्रीज ऑफिशियली बंद हो गई और बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। फिर इतनी डेल्टा की उपजाऊ ज़मीन होने के बाद भी बंगाल में तो सबसे ज़्यादा मिठाई वगैरह बनती है, एक भी डेयरी जैसा उद्योग नहीं है। हिंदुस्तान का फर्स्ट वुमेन कॉलेज बंगाल में खुला था। ग्रेजुएट सबसे पहले बंगाल से हुई थी, मेडिकल ग्रेजुएट बंगाल से हुई थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि सबसे ज़्यादा लड़कियों की एजुकेशन की खराब स्थिति है तो बंगाल में। मेडिकल के क्षेत्र में भी देखा जाए तो केंद्र की योजनाओं को तो लागू कर ही नहीं रहे। पर अगर बंगाल में देखा जाए तो इतना बुरा स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। 25,000 टीचर्स का घोटाला है, हजारों स्कूलों में सिंगल टीचर भी नहीं है। तो एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में आज पूरी तरीके से बंगाल मिस गवर्नेंस का शिकार है। और अभी हम लोगों ने विधानसभा अनुसार चार्जशीट फाइल करी है। हर विधानसभा अनुसार पिछले 15 सालों में जो उन्होंने कहा वो कहीं ज़मीन पर है ही नहीं। हर वर्ग ममता बनर्जी से दुखी है और बंगाल में लोग गवर्नेंस चाहते हैं, लोग अच्छा शासन चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ एक पूर्ण बहुमत की सरकार आने जा रही है। सर, लेकिन ये सब चीज़ें आपने बोला है, पिछले बार भी हमने सुना है, लेकिन फिर भी उधर का लोगों ने ममता बनर्जी को ही और टीएमसी को ही वोट किया है। अभी आपके हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस दिस टाइम व्हिच इज गवर्नेंस प्लेइंग इन और फेवर? खराब हुई है, घटनाएं और खराब हुई है, महिलाओं की असुरक्षा और ज़्यादा हुई है और लोग पूरी तरीके से इस एंटी इनकम्बेंसी वाली गवर्नमेंट को बदलने को तैयार बैठे हैं। Sir, लेकिन the one issue which many people have pointed there is that of course there is anti-incumbency and she has been in power for some time, but somehow BJP is not able to give that confidence to people that okay, we can have a very formidable we are a very formidable party and we can have a better government. What are you doing this time to give this confidence to people? हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हर विधानसभा अनुसार जा रहे हैं और हम विधानसभा अनुसार जो चार्जशीट दे रहे हैं, अभी कलकत्ता के 3-4 पत्रकार मेरे साथ बैठे थे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो मेरे बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्या है और हम लोग बंगाल का तो विज़न ला ही रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे पुराना प्रेसिडेंसी टाउन भी कलकत्ता है। अर्बनाइजेशन में हिंदुस्तान में सबसे मॉडर्न अर्बनाइजेशन में कलकत्ता मतलब ओल्डेस्ट उदाहरण है। आज कलकत्ता के विज़न को लेकर भी हम काम करना चाहते हैं और जिस क्षेत्र में हम कमज़ोर रहे हैं वहाँ भी हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। Sir, polarization is something forget about parties doing or something. There is the word polarization is always very much there when it comes to Bengal elections. So and the SIR, the number multiple issues were raised, including the exclusion of certain community members. So why do you think that at the end of the day, whether if I am going by what you are saying, people are sick and tired of this government, there is no governance, there is very poor education, health, but then at the end of the day, why is BJP always coming to this polarization, illegal immigration, these kind of issues to win elections? पोलराइजेशन तो ममता जी ने किया है ना। उन्होंने जो माइनॉरिटी अपीजमेंट किया है और जो उन्होंने सारा विषय जो इन्फिल्ट्रेशन को प्रोटेक्शन करने के लिए किया है, तो पोलराइजेशन तो उनने किया है। उन्होंने पोलराइजेशन, कम्युनलाइजेशन और इन्फिल्ट्रेशन
तीनों को मिक्स किया है और इसका जवाब बंगाल की जनता देने जा रही है। Okay, I will ask one question because the other thing, more than the Indian elections, which is always talked about, is the US, the policies, and one area which is going to be very deeply affected due to the withdrawal of the US government from the treaties, climate change, and which you are dealing with. So, how do you see? How big is that crisis for countries like India after this US withdrawal from the treaties? मुझे लगता है कि अभी जो COP30 हुआ है उसमें हमने दुनिया के सभी देशों का पक्ष रखा है और क्लाइमेट चेंज का जो विषय है ये कोई सिंगल देश के द्वारा खड़ा किया हुआ विषय नहीं होता है। ये तो पूरी वैश्विक समस्या है और सबको मिलकर के सुलझाना चाहिए। हम इसमें पॉजिटिव आस्पेक्ट सबको मिलकर the biggest partner is not there now. नहीं, दुनिया के 197 जो देश हैं उसमें से अब तो सभी देश एक साथ हैं। एक अगर किसी देश का कोई व्यक्तिगत स्टैंड रहा है तो ये तो क्लाइमेट नेगोशिएशन में होता रहा है। हम किसी इंडिविजुअल पे बोलना नहीं चाहते, लेकिन कलेक्टिवली भारत क्लाइमेट चेंज का जो समस्या है उसका सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहता है और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। So this US move, has it affected India's stand on anyway? ये तो मल्टीलेटरिज्म है। मल्टीलेटरिज्म में सभी देशों का पक्ष आता है और हम सभी देशों के पक्ष में अपनी पॉजिटिव भागीदारी को लेकर के चल रहे हैं। नमस्कार सर, निखिल गाणिकर। सर, हाल ही में एक जो समस्या जिससे आप काफी घिरे हुए थे वो थी अरावली के मुद्दे पे, और जो सुप्रीम कोर्ट का अभी मैं न तो घिरा था और मैं अभी भी घिरा हूँ। नहीं ना, अभी नहीं थे। मैं बिल्कुल आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप बताएं। ठीक है, आप घिरे नहीं थे, लोग कोशिश कर रहे थे, ऐसा हम मानते हैं फिलहाल। तो मैं इस पे आगे बढ़ना चाहता था इस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी स्टे लगाई थी और उन्होंने जो कहा था, पहली बात तो यह है कि क्या उनकी जो स्टे थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया है इसको, should this be considered as a setback for the kind of recommendations that were given by the court appointed committee, जिसमें आपके मंत्रालय के सेक्रेटरी उसको हेड कर रहे थे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी थे। ये पहला अंग हुआ मेरे प्रश्न का। दूसरा अंग ये था कि in terms of the definition that was presented, और जिसमें I want to reiterate that मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स इसमें ज्यादातर लीड ले रहे थे, तो आपने ये दावा किया था कि उस नए डेफिनेशन के मुताबिक ज्यादा एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड होगा, बट इन द कोर्ट देयर वाज नो स्पेसिफिक एक्सपेंशन ऑफ दिस आर्गुमेंट। तो किस आधार पे ये आपने ये कहा था कि दैट दिस डेफिनेशन विल प्रोटेक्ट मोर एरिया? नहीं, आपने बहुत सही प्रश्न किया है और मैं भी चाहता था कि इसका एक अच्छा सा जवाब दिया जाए और मैं फैक्ट्स के साथ ही आपको कह रहा हूँ। इसको दो भागों में देखना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 9 मई 2024 और दूसरा ऑर्डर 12 अगस्त 2025। 9 मई 2024 का जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी। कोर्ट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, हमारे मंत्रालय के सेक्रेटरी उसमें थे, हमारे मंत्रालय के सेक्रेटरी के साथ एफएसआई थी, सुप्रीम कोर्ट की सीईसी थी, सीईसी के साथ उनके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के थे और जीएसआई के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि जो जियोलॉजिकल है वो तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेंगे। उसके बाद उसकी एक टेक्निकल कमेटी बनी। टेक्निकल कमेटी की भी 12 जून को, 1 जुलाई को, 9 अगस्त को, 4 सितंबर को, 5 सितंबर को, 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को मीटिंग हुई और उसमें एफएसआई के लेटर के साथ ये रिपोर्ट दी गई। ठीक है, रिपोर्ट देने के बाद ये जो टेक्निकल कमेटी थी इसने कहा था कि नेचर ऑफ जो हिल है वो डिफरेंट टेरेन में डिफरेंट है। सो जो यूनिफॉर्म क्राइटेरिया ऑफ स्लोप है और रिलीफ है एंटायर रीजन का, उसको आंकना बड़ा मुश्किल है।
और इसलिए टेक्निकल सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद कोर्ट का एक निर्णय आया। कोर्ट के निर्णय में उन्होंने ये कहा, आप इस निर्णय को पढ़ लीजिए। We may contemplated by our order dated 9th May 2025 was that on account of the different definitions by the different state, different yardstick are being applied while granting permission for the mining activities. In some of the state where the restriction was the mining could not be permitted beyond 100 meter, the hill permitted to be mined up to the height of 100 meter from all the four sides, leaving the remaining the height of 100 meter from all the four sides, leaving the remaining part as a pillar, which was susceptible to collapse at any point of time. Basically, what is required to be done is to take a policy decision with regard to the definition of Aravali Hill. We do not understand why the period 2 months they have not passed, and then say you will file a report within a 2 month. The purpose is not कंप्लीट अरावली, फॉर द पर्पस इज माइनिंग एरिया, जो उन्होंने खुद ने अपने ये ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ा है, ये उन्होंने डिफाइन किया। उसके बाद हम कोर्ट की टिप्पणी पर नहीं जाना चाहते। कोर्ट के आधार पे उन्होंने पर्पस ऑफ माइनिंग करी। हमारी सरकार की 2 प्रतिबद्धताएं हैं। हम अरावली के प्रोटेक्शन के लिए लगभग 2 साल पहले से और हमेशा जब हमारी सरकार आई हम एक्टिव रहे। हमने अरावली ग्रीन वॉल का प्रोजेक्ट किया। हमने अरावली में लगभग 2.45 लाख हेक्टेयर ज़मीन के ग्रीनिंग का काम किया। मैंने जजमेंट के बाद जो चीज़ कही ये ओनली फॉर माइनिंग पर्पस है। उस समय भी मैंने कहा, पहला, अरावली के प्रोटेक्टेड एरिया में कोई माइनिंग नहीं होगी, जिसमें हमारे 4 टाइगर रिजर्व आते हैं, 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, नंबर 1। नंबर 2, पहले भी हमने स्टेट बंद कर रखा था। दिल्ली में, नूह में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में कोई माइनिंग अलाउ नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। तीसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ से वाटर रिसोर्सेज है, जो रामसर साइट है और जहाँ से कुछ वाटर रिसोर्स शुरू होते हैं, उसके 500 मीटर तक कोई अरावली के माइनिंग अलाउ नहीं है। हम उस पर पूरी तरह स्ट्रिक्ट हैं। फिर सीईसी ने जो रिपोर्ट दी थी, जो उन्होंने कहा था कि भाई जो एरिया जहाँ पर कैंपा के द्वारा ऑलरेडी फॉरेस्टेशन हो रखा है वहाँ पे भी कोई माइनिंग अलाउ नहीं है। मैंने तब भी ये कहा था कि जो लीगल माइनिंग है ये 0.19% पे, वो तो फैक्चुअल है। कोर्ट ने जो डेफिनेशन कमेटी अपॉइंट करके जो हुई है, अगर उस पर कोई संशय उठे हैं तो मैं तो और स्वागत करता हूँ कि और हाई पावर्ड कमेटी आनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन और होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा इंटेंशन क्लियर है, हम अरावली के प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं, इसलिए मैं अब वो जो डेफिनेशन मान लो कोर्ट की कमेटी की भी आई थी, हमारा उससे भी कोई नहीं, कोर्ट ने सुओ मोटो लेके अपना क्लैरिफिकेशन मांगा तो हम तो कोर्ट को पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि इसके प्रोटेक्शन के लिए कार्य में और कोई सकारात्मक सुझाव आए तो ठीक है। और अच्छा हुआ उन्होंने सुओ मोटो एप्लीकेशन लगा करके, अपने आप ही लगा करके और सीधा आकर के जो ऑर्डर दिया है, तो ये तो और स्वागत योग्य और अच्छा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। इकोलॉजी को तो बचाने के लिए हमारी पूरी प्राथमिकता है ही, तो हम तो दोनों का ही स्वागत करते हैं। But sir, that does not answer the question whether the recommendation given earlier बाय कोर्ट कमेटी, और अब भी उन्हीं की एचपीसी है। but court committee में सर मिनिस्ट्री के तो हाँ, अधिकारी थे। इसमें भी मान लो कोर्ट बुला करके कहेंगे तो जाके जवाब देंगे, पॉजिटिव क्यों नहीं देंगे। नहीं, मेरा ये सवाल है कि क्या ये डेफिनेशन जो प्रस्तुत किया गया था, इसको अब कोर्ट एग्जामिन करेगा। भाई कमेटी अपॉइंटेड बाय कोर्ट, डायरेक्शन बाय कोर्ट, 9/5/24 का जजमेंट भी पूरा पढ़ लीजिए जी, वो भी उन्हीं का है, सुओ मोटो भी उन्होंने करा। तो हम तो कोऑपरेट करने को तैयार है, हम क्या मना। हमारा जो लक्ष्य है, सरकार जो है पूरी तरीके से अरावली को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस जो आधार है, आप कह रहे थे कि इस डेफिनेशन की वजह से ज्यादा एरिया जो है मैंने उसका क्या कहा आधार था कि 1,43,000 किलोमीटर में जी, इस डेफिनेशन में जो कोर्ट ने कहा था प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्ट रहेगा, नो न्यू माइनिंग लीज आएगी, पहले उसका एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनेगा, उस पर तो हम तब भी तैयार थे और हम आगे भी तैयार रहेंगे।
ये तो होना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। एक लंबे समय जो नहीं हुआ, एक लंबे समय से जो अरावली में लीगल माइनिंग चली, वो तो सबके लिए प्रॉब्लम है, लोगों की दुख भी हुआ। और मैंने एक चीज़ जो कही थी उस दिन, आपने भी मेरी रिपोर्टिंग करी थी, आपने एक रिपोर्ट तो दी कि नौरंगपुर के 4 गांव की रिपोर्ट आई, उसमें जो मेरा पार्ट था वो आपको और अच्छा हाईलाइट करना चाहिए था कि फर्स्ट टाइम हमने 100 किलोमीटर के रेवेन्यू एरिया को फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया। हालांकि आपने नीचे एक लाइन में लिखा था, हेडिंग होता तो लोगों में एक पॉजिटिव आता कि फर्स्ट टाइम 10,000 हेक्टेयर जमीन दिल्ली के एनसीआर रीजन को, जो हम कहते हैं ना कि एनसीआर रीजन को एक सांस लेने का स्पेस है, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में किया। लेकिन कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में आपको कभी ऐसा इतिहास मिलेगा नहीं। जो और हुआ क्या है, इलीगल माइनिंग का क्या कारण है, जो रेवेन्यू लैंड का जो बफर होता है, धीरे 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 उसमें इलीगल है। जो मानेसर से लेकर नूह तक का जो एरिया है ना, जो नौरंगपुर और सकतपुर बास, ये जो सारे गांव हैं, तो हमने तो इसको पूरा परमानेंट रिजर्व कर दिया। और अभी भी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, हम तो उसमें भी तैयार हैं, हम तो पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और ये जो अरावली में टाइगर रिजर्व्स भी आए हैं, ये भी हमारे समय में ही हुए हैं। मतलब सर इसका तो पुराना है, लेकिन जो रामगढ़ विषधारी आया है तो अभी किया है। कुंभलगढ़ का इको सेंसिटिव जोन है, वो भी अभी डिक्लेयर किया है। ये जो जोन में आप ये देखेंगे, भिंडावास की, भिंडूवास की, सुल्तानपुर की लेक, ये अभी रामसर साइड डिक्लेयर कराई है, सिलीसेड भी अभी डिक्लेयर कराई है। बल्कि मैं तो 3-4 दिन पहले कह के भी आया हूँ सरिस्का में, मंगलासर और मानसरोवर लेके उसको भी हम डिक्लेयर कराएंगे। सांभर को भी हम लोगों ने प्रोटेक्शन के लिए कार्य किया। तो ये पूरा जो एरिया है, इसके प्रोटेक्शन में अगर कोई और सुझाव आता है और नई हाई पावर्ड कमेटी आती है तो हम उसको भी असिस्टेंस देंगे। सर एक दूसरा बहुत एक अहम मुद्दा है जो कई इश्यूज है मिनिस्ट्री को लेके, वो है निकोबार प्रोजेक्ट का, और जिसमें आपने पहले उस पर भी काफी सारे उसमें वक्तव्य करे हैं रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन एंड मेजर्स दैट हैव बीन इम्पोज्ड व्हाइल गिविंग क्लियरेंसेस। मेरा सवाल ये था कि नंबर 1 ऑन द फैक्चुअल पोजीशन दैट स्टेज 1 क्लियरेंस जो इन प्रिंसिपल देते हैं क्लियरेंस किसी भी प्रोजेक्ट को, उसके बाद कंडीशंस इंपोज की जाती है ताकि जो भी इम्पैक्ट हो रहा है डिफॉरेस्टेशन का उसके इम्पैक्ट जो है वो ऑफसेट हो। तो इसको लेके कई सारी कमिटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। एक इसमें सेक्शन ये है सवाल का कि जो लोग प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे क्लियरेंसेस के एक्सपर्ट जो थे, कई सारी कमिटीज में वो भी इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या आपको थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है, एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की दो पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द क्लियरेंस एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म are also involved in the implementation of this mitigation? And second part this question is that कि अभी stage 2 clearance का क्या status है, because where do these implementation measures stand? और सबसे अहम तो ये है कि रेन फॉरेस्ट जो इतना डिफॉरेस्टेशन के लिए आपने क्लियरेंस दिया है, क्या इसका ऑफसेट हरियाणा में हो सकता है, इतना जो बड़ा क्षेत्र है इसका? आप एक बात बताएंगे क्या, एनसीआर के अंदर अगर हम 97 किलोमीटर एरिया को ग्रीन एरिया परमानेंट फॉरेस्ट में डिक्लेयर करें, आपको लगता है इसका फायदा होगा? आप बताइए। ग्रीन एरिया कोई भी अगर डिक्लेयर करे, अगर वो सस्टेनेबल तरीके से और अगर वो नेटिव स्पीशीज प्लांट करे तो होगा ना। तो ये तो फिर आपके प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया। पहला विषय जो आप मेरे से पूछ रहे हैं उसका जवाब तो आप ही दे रहे हैं। अब दूसरा विषय निकोबार के बारे में है। निकोबार के बारे में मैं आपको ये कहता हूँ सबसे पहले कि वहाँ जो 2 लोकल कम्युनिटीज़ हैं, निकोबारीज और शोम्पेन, वो कहीं भी उनका हैबिटेशन डिस्टर्ब नहीं है इस प्रोजेक्ट के कारण। पहला विषय। सर अगर मैं इंटरप्ट करूँ आपको, आप करिए ना। मैं पिछले हफ्ते ही ट्राइबल काउंसिल ने इसको डिस्प्यूट किया है। अब आप मेरे को सुनिए। ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट एरिया है न्यू चिंगन, राजीव नगर, वो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रपोज नहीं किया है। दूसरा 2004 और 2005 में आपको भी पता है कमेटी आई थी और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनको
3 चीज़ें करनी थी: सेफ्टी, प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और इसको किसके कॉन्टेक्स्ट में करना था? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एरिया। और उसको पूरी तरीके से किया गया। जो टोटल इस समय ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो एरिया है वो 751.07 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से जो टोटल एरिया डेवलपमेंट के लिए प्रपोज किया है वो 166 स्क्वायर किलोमीटर किया है। उसमें से 84 किलोमीटर जो है वो ट्राइबल रिजर्व है। उस 84 किलोमीटर में भी ऑलरेडी जो 11 किलोमीटर है वो ऑलरेडी हैबिटेशन है 1972 से और पार्ट ऑफ रेवेन्यू एरिया है। इसलिए जो इफेक्टिव एरिया है वो 73 किलोमीटर है। और जो उसको जो कंपनसेट किया है, टू कंपनसेट द सेम, an area measuring 76.98 kilometers is being re-notified as tribal reserve. Effectively, there will be a net addition of the area of 3.912 kilometers in the tribal reserve area. There is an addition of Great Nicobar Island. In phase 1, only 40.1 square kilometer tribal area falls in the Great Nicobar Island project, out of which 11.3 kilometer is already under revenue area 1972. So the all provision applied here is fully comply and the area is total 1.78%. 1.78% of total Great Nicobar area for strategic point, for national importance point and for all other purpose. So ये जो पूरा किया है इसमें दिस इज अबाउट ओनली 2%, इफ मैक्सिमम वी से, ऑफ टोटल एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फर्दर 130.75 किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया इज प्रपोज टू बी डाइवर्टेड प्रोजेक्ट विच इज ओनली 1.82% टोटल फॉरेस्ट एरिया का है। और उसमें भी हमने सारे नियमों का पालन किया है। जो स्टडीज़ भी हैं, चाहे हमने ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद जो हमारा सलीम अली इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा भी कंप्लीट कराई है। पूरी स्क्रूटनी करने के बाद हमने जितने भी टाइम जो लहर वगैरह आती थी उसका पूरा स्टडी किया है। और मुझे लगता है ये सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट जो है इसके जुडिशियल डिसीजन के लिए भी हमने पूरे विषय करे। ना तो कोई तथ्य हमने छुपाया है, ना कोई इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हमने किया है, ना कोई राइट हमने लिए हैं। ओनली 1.82% ऑफ लैंड है। क्या भारत की सुरक्षा के लिए इतना भी आवश्यक नहीं है? सर इफ आई मे, दो मुद्दे हैं सर। इसमें जो आपने कहा था ट्राइबल रिजर्व को डिनोटिफाई करके जो नए एरियाज नोटिफाई कर रहे हैं, उसमें एक बिंदु ये है कि उसी ट्राइबल काउंसिल ने उसको कंसेंट देने का रिवोकेशन किया है कि हम इसको स्वीकृति जो दी थी हम पीछे दे रहे हैं कि हमें इसे डिनोटिफिकेशन नहीं करना है इसका। वो एक बिंदु है। दूसरा बिंदु सर ये है कि जो आप कह रहे हैं कि ये मात्र 2% है इस एरिया का, 16,000 हेक्टेयर्स आप कह रहे हैं कि जो क्लियरेंस दिया गया है, तो कैन दैट रेन फॉरेस्ट बी रिक्रिएटेड इन हरियाणा इज द क्वेश्चन। इट्स नॉट अबाउट कि लाइक फॉर लाइक अफॉरेस्टेशन होगा क्या। रेन फॉरेस्ट तो ज्योग्राफिकल कंडीशन से होता है, पर क्या 1.78% इस देश की सुरक्षा के लिए नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या 1% जमीन भी इस देश को अपनी सुरक्षा के लिए नहीं चाहिए? 1% जमीन भी इस देश को ये अधिकार नहीं है कि अपनी सुरक्षा के लिए 1% जमीन का इस्तेमाल करे। कल को आप मेरे को कहोगे कि आप वापस से लद्दाख में खड़ा कर दीजिए वो बर्फ़ का पहाड़, नेचर की चीज़ को आप कैसे खड़ा करोगे? पर आप लॉजिक तो बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जारवा पॉलिसी ऑफ 2004 एंड शैम्पेन पॉलिसी ऑफ 2015, उन्होंने जो हमें प्रॉपर कंसल्टेशन का प्रोसेस किया उसको हमने पूरा किया। तो जब ये सारा प्रोसेस पूरा हुआ है, EIA पूरी हुई है, ZSI का पूरा हुआ है,
तो आप ही बताइए ना, निर्णय आप कर दीजिए। सर मैं तो पूछ रहा हूँ कि मैं भी तो what is आपसे the status पूछ- of stage 2 clearance? यार, I am asking. अभी तो ये स्टेज 1 भी शुरू नहीं हुआ है, अभी स्टेज इन प्रिंसिपल तो दिया गया था। इन प्रिंसिपल दिया है, विषय पूरा हम स्क्रूटनी के लिए तैयार है, और जो भी लीगली विषय उनको पूरा करेंगे। जब एक चीज को शुरू करेंगे तो उसको पूरा भी करेंगे। और मेरा आपसे है, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या निकोबार से लेके ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक सागर तक भारत की सुरक्षा के लिए कोई जगह ही ना हो? क्या आपको इतना अधिकार नहीं है भारत को, देश को, कि अपनी टुकड़े का 1%, वो भी पूरा लीगल प्रोसेस करके? आप बताइए। सर एक उसका एक ये है काउंटर क्वेश्चन है उसके ऊपर कि while the government has again and again claimed that कि डिफेंसिव और स्ट्रेटेजिक कारणों से जो है, how much and I thank you for bringing this up, but I want to ask on record कि what amount and percentage of this project is actually for defense and strategic reason? Because I ask this question because एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, एक टाउनशिप है, power plant which I understand you may need for powering the logistical areas, but tourism का भी एक उसमें एक plan है, and no I'm asking राष्ट्रीय a clarification in the राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। the question here is सर कि कितना परसेंटेज एरिया इसका एक्चुअली डिफेंस और स्ट्रेटेजी के लिए है और कितना बाकी कमर्शियल है? वो जब आएगा तो करिए, पर ये नेशनल स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट इशू है। मेरा तो आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे पा रहे। क्या एक संप्रभु देश को 1% भूमि का भी उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक पॉइंट के लिए अधिकार नहीं का अधिकार है? ऐसे कैसे प्रश्न आप खड़े कर रहे हैं? मैं और जबकि हमने सारी पॉलिसी, सारा विषय, सारा भूमि का नाप, हम तो सब आपको बता रहे हैं। विकास विकास सर, दो सवाल हैं। एक तो ये है कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है डिस्क्रिमिनेशन पे 2026, उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, और कई लोग ये बोल रहे हैं कि एक तरह से ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। तो इन गाइडलाइंस में जैसे उसमें ओबीसी, एससी, एसटी तीनों एडेड हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इन गाइडलाइंस में किसी तरह का रीथिंक होना चाहिए, और डू यू थिंक इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड? इसका सही जवाब हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा जो संस्थान है वो सामाजिक एकता की भावना, हमारी हार्मनी, हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारी वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति और सामाजिक सौहार्दता के प्रतीक होने चाहिए। और मुझे लगता है सरकार के पास सभी विषयों का संभावित जवाब है, और संबंधित मंत्रालय निश्चित रूप से इसको बताएंगे। लेकिन सरकार की पूरी मंशा विश्वविद्यालयों की सामाजिक सौहार्दता और सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखना है। सर, एक और सवाल है जो काफ़ी विचारधारा से भी जुड़ जाता है, वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में जो आपकी सरकार है, वहाँ एक तरह का क्लैश दिखाई दे रहा है, जो अभी गुप्तेश्वरानंद जी हैं, जो खुद शंकराचार्य बद्रीनाथ बोलते हैं, और प्रशासन में, जिसमें उन्होंने अगला कहा है, कई लोगों ने कहा है कि प्रशासन ने उनसे प्रमाण भी मांगा है कि आप शंकराचार्य हैं क्या। और अभी उमा भारती जो बहुत सीनियर बीजेपी लीडर रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि प्रमाण मांगना शंकराचार्य से यूपी सरकार के लिए गलत है। तो क्या आप मानते हैं यूपी सरकार ने कुछ ओवररीच किया है? देखो, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन हम तो संतों में श्रद्धा रखते हैं, और हमारा मानना है कि धार्मिक विषयों को संत लोग आपस में जो तय करें वो ज़्यादा अच्छा है। So, do you mean to say that what Uma Bharati said is out of मैं line? इस पे टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म में बहुत ऊंचा पद होता है। मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, अगर मुख्यमंत्री भी संत हों और दूसरे भी संत होता, भाई वो फिर संत तय करें। मैं सामान्य में विनम्रता से कह रहा हूँ कि जो भी धार्मिक विषय है, इसको धार्मिक नेताओं को सौहार्द, क्योंकि जो भी हमारी सारी परंपराएं चलती हैं, ये तो संत समाज की परंपराओं से चलती हैं। आपका राजनीतिक रोल अलग हो सकता है, लेकिन जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं वो बेहतर हो, क्योंकि वो लोगों, उनका फील्ड और विषय ऐसा है। इसलिए मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा इस संबंध में कोई टिप्पणी करने का कोई आधार भी नहीं है। अमिताभ सिन्हा, ये 2022 के दिसंबर में आप इंडियन एक्सप्रेस के ही अड्डा के प्रोग्राम में आए थे, और उसमें एक चीज़ आपने ये कहा था कि
एयर पोल्यूशन का जो सिचुएशन है दिल्ली में, वो अगले साल से यानी कि 2023 से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। आपने कहा था पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगले 3 साल के बाद वो सिचुएशन शायद खराब ही हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, और वो सब जग जाहिर है, देखने की चीज है। तो ऐसा क्या परेशानी आ रहा है एयर पोल्यूशन में, क्योंकि ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है जिसको कि हम इम्प्रूवमेंट थोड़ा इम्प्रूव में नहीं हो रहा है सिचुएशन। ये देखिए, पहली बात तो मैं आपको इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि ये समस्या हम सबसे जुड़ी हुई समस्या है। इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों उपायों के लिए हम लगे हुए हैं। 2022 में मैंने जब कहा था, तब जो AQI के जो दिन थे जो गंभीरता की श्रेणी में थे, एवरेज PM 2.5 और 2.10, वो 209 थे। 2023 में घट के 204 हुए, 2024 में पिछली बार फिर 209 हुए, इस बार 201 हुए। ऐसे ही उसमें जो PM 2.5 है, जो बेसिकली कार्बन एमिशन के आधार पे है, वो 98 थे, फिर बढ़े, लेकिन फिर अब 97 रहे इस साल। PM 10 जो है वो 211 थे, जो अब कम होकर के 198। तो जो मार्जिनली सुधार था उससे हम थोड़ा कम रहे। मार्जिनली सुधार थोड़ा हुआ है, संतोषजनक नहीं हुआ है, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है। मैंने कई जगहों पे ये बातचीत में कहा भी है कि AQI में ये जो गैसेस निकलती हैं, सबसे पहला उसका कारण है व्हीकल। अच्छा, व्हीकल के हम लिटिगेशन में लगे रहे, क्योंकि आप तो ये मान के चलिए कि BS4 BS6 की तुलना में BS1 व्हीकल जो है वो 31% ज़्यादा करता है। तो हम उसको डीएलिनेट कर रहे थे, बीच में हम उसको नहीं कर पाए, लेकिन अब फिर हमें कोर्ट ने वापस से ऑर्डर दिया, और लगभग 1,12,00,000 व्हीकल है। मुझे लगता है इस ऑर्डर को आने के बाद हमको सपोर्ट मिला है, तो हम इसमें इम्प्रूव करेंगे, पहला विषय। दूसरा जो है वो स्मार्ट ट्रैफिकिंग का है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा एक्सपेंशन हो रहा है उसमें स्मार्ट ट्रैफिकिंग एक सॉल्यूशन है। अभी सिटी प्लानिंग में भी ये होता है कि जहाँ पर पहले 3 मंजिल के मकान होते हैं वहाँ एकदम 12 मंजिल के होते हैं, उसी अनुपात में व्हीकल भी बढ़ते हैं। फिर भी हमने अभी दिल्ली सरकार को 60 ऐसे प्लेसेस आइडेंटिफाई करके दिए हैं जहाँ स्मार्ट ट्रैफिकिंग के माध्यम से इसको रोका जा सकता है। तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेट्रो का एक्सपेंशन काफ़ी हुआ है, लेकिन मेट्रो का एंड यूज़ लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो जो मोटरसाइकिल और वो लेके व्यक्ति चलता है, उसको लगता है कि मैं अगर जाऊंगा तो पहले मेट्रो पकड़ूंगा, फिर अगली गाड़ी कहाँ पकड़ूंगा, फिर अगली गाड़ी कहाँ पकड़ूंगा। तो अभी दिल्ली मेट्रो ने एक अच्छा प्रयोग किया है कि उन्होंने रैपिडो से ऐसा किया है कि जैसे मैंने गुड़गांव में जो रैपिडो वाले को पैसा दिया, वो कार्ड मेरा अंतिम उतरने के बाद भी आगे तक यूज़ हो जाएगा। सेम कार्ड अगर हो ना, उसी में मेट्रो कट जाए, उसी में रैपिडो कट जाए, उसी में वो कट जाए। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो हम बाकी जगह भी जो छोटे भी जो चलते हैं, तो एक एंड यूज़ तक आदमी को चेंज ना करना पड़े, तो मेट्रो का उपयोग ज़्यादा हो। RRTS वगैरह एक लॉन्ग टर्म योजनाएं हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक बसेस। अभी दिल्ली में लगभग मुझे लगता है अगले साल तक कुछ CNG रहेगी, हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक बसेस पे आ जाएंगे कंप्लीट दिल्ली में, और NCR रीजन में भी हम लोगों ने कहा है। तो ये पहला कारण है जिस पे हम लॉन्ग टर्म मेजर में चल रहे हैं। दूसरा जो विषय है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। हमने बहुत तेज़ी से लगभग 240 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, सबको हम CNG पे लेके गए हैं। CNG पे ले जाने के बाद भी हमने एक चीज़ पे इंडस्ट्रीज़ को कहा था कि जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है वो अपना ऑनलाइन मैकेनिज़्म लगाएं,
जिससे उस पर हम कंट्रोल कर सकें। इस बार 31 दिसंबर भी तारीख थी। अब उसमें 2 कारण थे। पहला कारण था कि उसके जो यंत्र देने वाली कंपनियां हैं उनकी लिमिटेड थी, क्वालिटी लिमिटेड थी। हमने 2-3-4 महीनों में लगा करके, अगर मान लो एकदम कंपलसरी करें, बंद हो, तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि ये तो शटडाउन दिखेगा। अब हमने उसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया है। मुझे लगता है कि 3,500 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें से हम 1200 इंडस्ट्री का कर चुके हैं। मुझे लगता है इस साल ज़रूर हम कंप्लीट को कर लेंगे OECM को। लेकिन उसके बाद जो अदर इंडस्ट्रीज़ है जो डीरेगुलेटेड है, उनको हमने सख्ती से अब बंद कराने के लिए काम करना शुरू किया है, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियल एरिया तक PNG ले जाना, OECM लगाकर रेड और ऑरेंज की मॉनिटरिंग करना और इलीगल इंडस्ट्री को बंद करना, ये एक बड़ा सोर्स है। फिर जो तीसरा सोर्स है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। अभी जो हो रहा है कि NCR एरिया में बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट जो है वो एक अलग विषय है। अच्छा, सॉलिड वेस्ट में भी अब कोई ऐसा परिवार या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है ही नहीं जो रोज़ रेगुलर वेस्ट ना निकालता हो। इसलिए अभी लेटेस्ट ही हमारा 1-2 दिन में नोटिफाई होने वाला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, क्योंकि शहरों में पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण वेस्ट है। और 4 तरह का वेस्ट है। एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट है, एक सैनिटरी वेस्ट है और एक स्पेशल केयर वेस्ट है। अब जो नया रूल लाए हैं उसमें ऐसी बिल्डिंग और फ्लोर एरिया जो 20,000 स्क्वायर मीटर या अबाव हो और लगभग 40,000 लीटर पर डे वाटर का यूज़ करते हो, या सॉलिड वेस्ट जनरेशन 100 kg पर डे होता हो, तीनों में से कोई भी चीज़ होती हो, वो बल्क वेस्ट जनरेटर कहलाएंगे और उनको अपना रीयूज़ का सर्टिफिकेट देना होगा। वरना क्या हो रहा है कि शहर में पहाड़ के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, कोई रीयूज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है। उसका उनको EPR सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा ताकि सॉलिड वेस्ट को हम कर शहरों में NCR रीजन में। अब देखिए, गाजियाबाद से लीगेसी वेस्ट को समाप्त करा, पर मैंने पुरानी दोनों मीटिंगों में मैं लगा हुआ हूँ, या अरावली में ही है, बंदवाड़ी में आप देखेंगे फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में कितना बड़ा है। बाकी भी आपका भलसवा का, आपका ओखला का। अब हमें लगता है कि ये जून जुलाई तक, क्योंकि हम पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा लगे हैं। पहले तो सरकार हाथ ही नहीं लगाने देती थी दिल्ली वाली, हमने टेंडर वगैरह करा के इसको करे हैं। तो भलसवा का और ये ओखला का, गाजीपुर का, ये वेस्ट डिस्पोजल पे हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। और इसलिए फिर लोकल बॉडीज़ को कहा है कि इसको आप कार्बन क्रेडिट में भी क्रिएट कर सकते हैं। ये द बिगेस्ट रिफॉर्म मेरे को जो लाए हैं। इसलिए जो लैंड फिलिंग के लिए जो अभी तक एक पॉलिसी आइटम नहीं था, उसको हमने लागू किया है। और विशेष रूप से टाइम बाउंड रेमिडिएशन ऑफ लेगेसी वेस्ट को हमने मैंडेटरी करा है। तो ये पॉल्यूशन का एक बड़ा विषय है। सर आप ये चौथा जो बड़ा विषय है, नहीं, बट सर you are talking about solid waste management, but if you just step out to Delhi and see, like, so when was the last time you had any conversation with the Delhi chief minister or the minister for at least what you are seeing around us is managed? 10 दिन पहले हमारी एक डिटेल मीटिंग हुई थी और लगभग फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने अभी पिछले 1 महीने, मैं आपको पूरी डिटेल भिजवा दूंगा, मैंने गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, सोनीपत, पानीपत, भिवाड़ी, पंजाब में हमारे अधिकारी जाके आए, यूपी में अभी हमारे अधिकारी जाके आए, आज राजस्थान में मीटिंग चल रही है। हमने अब कंप्लीट NCR का एक पूरा प्लान बनाया है, इसमें हमने टारगेट्स तय करें पूरे साल के, क्योंकि अभी तक पूरे साल के टारगेट तय करें। जो विषय हम केवल पराली के लिए कर रहे थे, वो इन सब विषयों के लिए हम कर रहे हैं। और लगभग मेरे को लगता है कि इस साल हम उस विषय को और तेज़ी से नीचे लेकर के जाएंगे। देखिए, इसमें इसका कारण हमें फ्यूल कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे नियंत्रण, और एक जो लास्ट है, क्योंकि मेरा आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, आपके बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे PM10 का,
PM10 के लिए चाहे ग्रीनिंग हो, चाहे लास्ट सड़क बनाना हो, चाहे स्वीपिंग मशीन लगाना हो, मैकेनाइज स्वीपिंग करवाना हो, और मैकेनाइज स्वीपिंग के लिए भी हमने OMX मॉडल पे दिए। दिल्ली में 1000 चाहिए। लास्ट CM मीटिंग में मैंने कहा कि आपके पास 76 हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 40 किलोमीटर के हिसाब से वो जल्दी ही टेंडर निकाल के इसको पूरा करने का काम करेंगे। अगर मैं बहुत सारा बताऊंगा, लेकिन मैं अब भी मानता So हूँ, what is the time frame, ये you have मुझे given to लगता है yourself? कि मैंने अभी भी किसी चैनल में कहा है कि नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है 15 से 20% काम होना चाहिए। Next year तक, okay. सर, एयर पोल्यूशन को लेके लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा हेल्थ इमरजेंसी है, जिसमें कि कई लोगों की और जाने भी जा रही हैं, वो जिनको भी इसका परेशान। सरकार के लिए ये हेल्थ इमरजेंसी है क्या? नहीं, क्योंकि मैं- उस तत्परता से दिखता नहीं है। मैं इसको अमिताभ जी पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से स्वीकार कर रहा हूँ, और मैं कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब ये फॉलोअप के लिए हमारा तो हम वी आर ए रेगुलेटरी मिनिस्ट्री, लेकिन फिर भी मैं इस जिम्मेदारी को लेके अपनी बाकी टीम से, बाकी सरकारों से, कॉरपोरेशन स्तर पे भी मैं इसको फॉलोअप करने के लिए लगा, और मुझे लगता है सबका सहयोग मिलेगा, सब इसके प्रति संवेदनशील है और हम इस समस्या के समाधान को करेंगे। तो आप 3 साल पहले जैसा आज आश्वासन दे पाएंगे कि अगले साल या मैं- इस साल से? इस इम्प्रूवमेंट हम करेंगे, हम लगातार कर रहे हैं, और जो पिछले जो किया है, मैंने कहा है कि हमने जो किया है उसका मैंने आपको डेटा बताया, कितना कर पाए वो भी सफिशिएंट नहीं, उसको और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। हाय सर, हरिकिशन है मेरा नाम। आपने बड़े विस्तार पूर्वक बताया कि आपकी सरकार ने एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या किया है। सर, ये उसमें जो बात मिसिंग थी वो ये कि जैसे हर इशू पर हमने देखा है प्रधानमंत्री जी की पहल रहती है, हर इशू पर वो निर्देश देते हैं संबंधित विभागों को। तो आप अगर इस बारे में बता पाएं कि प्रधानमंत्री ने आखिरी बार एयर क्वालिटी, एयर पॉल्यूशन के विषय पर कब बैठक की थी आपके साथ, आपके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ इस विषय पर, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, या प्रधानमंत्री की क्या सोच है, क्या विजन है इस संबंध में, पहला। एंड दूसरा सर, पिछले 1 महीने में PMO की बैठक आपके इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई है, अपना अखबार पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। सर वो जो आप वो अपना सर अखबार- वो जो जानकारी सर है उसमें प्रधानमंत्री के भाई, प्रधान सचिव उन्होंने जो मीटिंग है, की। हाँ, मैं सर प्रधानमंत्री जी की पूछ रहा हूँ भाई इसमें। देखो, PMO ने जो निर्देश दिए हैं वो PMO के निर्देश होते हैं, और आपके अखबार में छपे हैं, आप अपना अखबार पढ़ के प्रश्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर वो मैं भी वो पढ़ा हूँ सर, मैं भी वो बस फाइल उतना किया ही हूँ होता है। कि वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं PK मिश्रा जी, उन्होंने भी उन्हीं के निर्देश पे होती है, कभी भी बैठक वैसे नहीं होती है। लेकिन पूरा अब तक कोई तरीके से। पॉलिटिकल लीडरशिप में सर कोई इस तरह की मीटिंग पॉलिटिकल लीडरशिप में मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करी, राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करी, हमारे शिवराज जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग करी, और आपका अखबार भी इसको छाप रहा है, उसके बाद भी आपका प्रश्न आ रहा है तो मैं आपको ऐसा। दूसरी चीज यही जो आपने जो अभी जानकारी दी उसमें डस्ट मैनेजमेंट के बारे में है, विशेष रूप से जो कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहे हैं, जैसे हम लोग देखते हैं सेंट्रल दिल्ली में रैम्पार्ट वायोलेशन है सर, तो कुछ आपकी मिनिस्ट्री ने अपने जो सहयोगी मंत्रालय अर्बन डेवलपमेंट के साथ फ्लैग किया हो, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कारण जो डस्ट मैं उस समय इसलिए चुप हो गया था कि लिज कह रही थी कि PM10 पे भी इतना ही लंबा बोलना है क्या। PM10 में मैंने जैसे सड़क की बात करी थी, स्वीपिंग मशीन की बात करी थी, उसी में एक और विषय है CND वेस्ट का। CND वेस्ट के कोई रेगुलेशन नहीं थे, आप सही कह रहे हैं। अब हमने CND वेस्ट रेगुलेशन को बनाया है, और दिल्ली में भी अभी आपने देखे होंगे हर 5 किलोमीटर पे हमने एक CND वेस्ट की साइट बनाई है। दिल्ली सरकार को निर्देश दिया, दिल्ली सरकार ने बनाई है, और सभी जगहों पे हमने इसको कंपलसरी करा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका अखबार जैसे एक वो जो देता है ना फैक्ट्स वाला, बड़ा अच्छा अमिताभ जी का, और ये जो आता है उसमें ये एक्सप्लेन में हमारा लेटेस्ट CND वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, CTP के लिए जो हमने एक अब प्रायर एनवायरनमेंट कंसर्न को समाप्त किया है, उसको अगर आप देंगे, और तो मुझे लगता है ये लोगों की जानकारी के लिए और एक एयर पॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस के लिए भी जो है वो देगा। आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है CND वेस्ट का, हमने उसको रेगुलेशन बना के लागू किया है, जानकारी आपके माध्यम से जाएगी तो और अच्छा रहेगा।
Sir, good afternoon. I'm Nihal from the Sports Bureau. Yes. सर आपने पढ़ा होगा रिसेंटली कि इंडिया ओपन हुआ था बैडमिंटन दिल्ली में, इंडिया ओपन बैडमिंटन दिल्ली में हुआ था रिसेंटली. तो उसमें देयर वाज द वर्ल्ड नंबर 3 एंटन बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम डेनमार्क हु डिडंट कम बिकॉज ही कोटेड कि इधर दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है. एंड आल्सो इंडिया's टॉप एथलीट्स who have won medals at Asian Games and Asian Championship, most of them who can afford. ये ज़्यादातर बच्चे जो अभी JLM में practice कर रहे हैं, teenagers, they can't afford to move out of Delhi. But the top athletes, they say that by November we move out of Delhi. So sir, as this fact that sports people, we are hoping to host the Olympics in a decade. And I was just saying, Ahmedabad is also the air quality sport. ऐसा नहीं है कि Ahmedabad में the air is clean. So when we are trying to host the Olympics here, our athletes are struggling to breathe. उनके जो main facilities है JLM या बाकी facilities में वो train नहीं कर पा रहे हैं. So has this alarm bells are ringing in the ministry, and do you think that we'll be able to sort this out in the next few years? Because आप बोल रहे हैं 10-15%, but वो that is very small. एक साल में, हर साल में ग्रेजुअली कितना होगा, हम इसको आगे बढ़ाएं. रातों रात एक साल में तो आप कोई झूठ बोल के तो कोई जा नहीं सकता है. और हमने इसको लगातार इम्प्रूव किया है. हर साल 20% के हिसाब से हम इम्प्रूव करें. सर जुलाई, मेरा नाम अलिंद है, मैं एक्सप्लेन टीम के साथ काम करता हूँ. सर जुलाई 2025 में जो सल्फर डाइऑक्साइड्स को लेके एमिशंस का जो नॉर्म्स आया था, जिसकी आप भी अभी बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज को जो डिवाइसेस लगाने थे, उसमें हमने इंडस्ट्रीज को कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में डिवाइड करा है. देयर आर सम 596 कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स, बट सर मेजॉरिटी जो थर्मल प्लांट है वो कैटेगरी सी में है अब, और उनको ये डिवाइसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है. तर्क ये दिया गया कि सर क्योंकि वो पोल्यूशन उस एरिया में कम है, तो जब पोल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा. बट सर एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो 300 किलोमीटर तक जा सकता है. तो सर आप इसकी वजह से जो पोल्यूशन होगा उस पर कैसे कंट्रोल होगा? दिल्ली में तो जो 7 हैं, 7 में से 6 में लग गया, 1 में लगना बाकी है. वो हमने प्लांट को और आबादी के अनुपात को देखा था. उसमें जो रिपोर्ट 3 रिपोर्ट आई थी, एक IIT से रिपोर्ट कराई थी, एक साइंस इंस्टीट्यूट से कराई थी, एक नीरी की रिपोर्ट से कराई थी. तो तर्क के आधार पर निर्णय नहीं लिया, 3 साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया. उसी में ABC कैटेगरी बनाई. सर बाकी इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन करेंगी उनका फिर बाकी इंडस्ट्री को, ये तो भी अब आपका प्रश्न FGD के लिए या बाकी के लिए? सर FGD तो केवल उसके लिए, थर्मल के लिए. तो NCR की तो सभी में है, उसको आबादी के अनुपात से जोड़ा है, तो ABC कैटेगरी उसी हिसाब से बनाई. सर एक मंत्रालय बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय पे जो काम कर रहा है, वो अरावली जैसे ही पश्चिम घाट जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा पानी का स्रोत है पूरे पेनिनसुलर इंडिया के लिए. तो इस पे जो एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई है अंडर द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल संजय कुमार, इट हैज बीन स्पीकिंग टू स्टेट्स, कंसल्टिंग देम. और हम ये देख रहे हैं कि व्हाइल दिस कंसल्टेशन इज गोइंग ऑन, ऑल्दो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बड़े नहीं क्लियर किए जा रहे, पर पंप हाइड्रो जो हो गया जिस पे पानी का इस्तेमाल होता है और डिफॉरेस्टेशन भी होता है उसमें, अगर बड़ा भी ना हो मात्रा में पर होता है. तो कितना जल्दी इस पे ESA का नोटिफिकेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और क्योंकि मंत्रालय ने पिछले साल कहा था कि हर राज्य, अब 6 राज्यों का साथ में निकालने की जरूरत नहीं है वो नोटिफिकेशन. इज द प्रोग्रेस मेड ऑन एनी वन स्टेट एज ऑफ नाउ? कैन बी एक्सपेक्टेड एनी सूनर? टोटल हमारे 61 प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो इस एरिया के अंतर्गत आते हैं. और हमने जो DG संजय कुमार जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, उसमें गुजरात में 449 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 64 विलेजेस आते हैं. उसमें स्टेट गवर्नमेंट लगभग फाइनल रिपोर्ट के लिए तैयार है. गुजरात में, गोवा में 1461 स्क्वायर किलोमीटर में 108 विलेजेस आते हैं और उनको भी लेटर भेजा गया है. महाराष्ट्र में 17,345 स्क्वायर किलोमीटर में 2,515 विलेजेस हैं और उनका भी
जनवरी 26 में अभी हमारी एक फाइनल मीटिंग हुई है लेटर फॉर कंफर्मेशन के लिए। तमिलनाडु के 6,914 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसमें 135 विलेजेस हैं और उसमें भी रिमाइंडर लेटर अभी हमने उनको 22 दिसंबर को वापस से भेजा है। कर्नाटका में 20,668 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 1,449 विलेजेस हैं और वहाँ पर हमारा डीओ लेटर गया है, लेकिन अभी कर्नाटक में सरकार का अभी कॉपरेशन हमको नहीं मिल रहा है। कर्नाटक से अभी बातचीत जारी है। और उसके बाद केरला में जो है वो 9,903 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 131 विलेजेस हैं। वहाँ भी गवर्नमेंट का जो लेटर है 2/11/24 का, उसको रिवाइज़ होने के बाद अभी एक वर्चुअल मीटिंग हमारी 26 जून को और उसके बाद 18 दिसंबर को अभी हुई है, तो हमने उनको एक्सपीडाइट करने का कहा है क्योंकि ये राज्य सरकारों से जुड़े हुए विषय हैं। हम लगातार उनको एक्सपीडाइट करने के लिए कह रहे हैं और राज्य सरकारों को निर्णय लेना है। हमारी कमेटी उनके संपर्क में है। मुझे लगता है कि इस जून जुलाई तक इस विषय को पूरा किया जाए क्योंकि अभी कुछ राज्यों में चुनाव आ गए हैं, जिसके कारण आचार संहिता के कारण वो विषय अभी लंबा हो जाएगा। तो जस्ट टू बी क्लियर, सो महाराष्ट्र आप जो कह रहे हैं कि मैं जो पिछले का समझ पा रहा हूँ, तो महाराष्ट्र और गोवा जो है, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात ने काफ़ी आगे काम किया है अब, लेकिन बाकी राज्यों का भी हम इंतजार कर रहे हैं। और क्या जो इको सेंसिटिव एरियाज का स्वरूप जो है वो जो कस्तूरी रंगन कमेटी इको सेंसिटिव एरिया देश में जो 673 इको सेंसिटिव एरिया है, उसमें से लगभग 463 जो इको सेंसिटिव जोन है, उन्होंने लगभग कार्य पूरा कर लिया। बाकी को भी हम तेज़ी से कराने में लग रहे हैं ताकि इको सेंसिटिव जोन निर्धारण हो। इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण की एक प्रक्रिया है और वेस्टर्न घाट के टोटल कमेटी की एक अलग प्रक्रिया, दोनों डिफरेंट है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो वेस्टर्न घाट्स के संबंध में जो इको सेंसिटिव एरिया नोटिफाई किए जाएंगे, उनके अलग अलग नोटिफिकेशन कर रहे हैं। असद। हाय सर, मेरा नाम असद रहमान है। सर मैं पॉलिटिकल ब्यूरो में काम करता हूँ। सर अभी हाल ही में शीतकालीन सत्र हुआ और ऑपोजिशन की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी ये डिमांड थी कि दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन पे एक डिस्कशन होना चाहिए। बात हुई थी कि लास्ट डे पे डिस्कशन होगा, बट उस दिन सहमति नहीं बन पाई। आपको नहीं लगता है कि ये सरकार का दायित्व था कि सेशन दिल्ली में हो रहा था, पोल्यूशन पीक पे था, कि उस पे एक डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए था? सरकार तैयार थी। मैं तो जब आपके सामने तैयार हूँ तो उनके सामने भी तैयार था, लेकिन जिस समय डिस्कशन हमारा आने वाला था उस समय अपोजिशन के लोग जो हैं, वो जो हमारे रिपोर्टर जो बैठते हैं उनकी टेबल पे चढ़ के खड़े हो गए। अब आप बताइए, आप टेबल पे खड़े होकर चढ़ेंगे तो मैं कैसे बात कर पाऊँगा? तो अपोजिशन को कम से कम इतना तो आपको कहना चाहिए कि भाई पोल्यूशन पे डिस्कशन शुरू होने वाला है, आप टेबल पे खड़े, मतलब ऐसा तो कभी पार्लियामेंट में होता ही नहीं है। नोबडी एक्सपेक्ट फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिस टाइप ऑफ, तो उसमें तो हाउस एडजॉर्न ही होगा। But their complaint was that it was kept for the last day, and कंप्लेंट और एक्शन में अंतर दिख रहा है। but shouldn't it have happened earlier during the session? Last day तक रखना। उसमें क्या दिक्कत है? मैं आज भी आपको जवाब दे रहा हूँ, तो उधर जवाब देने में क्या दिक्कत है? अरे मैं इतने ओपन फोरम में दे रहा हूँ, मैं तो कम से कम 50 जगह इंटरव्यू दिए, हम तो तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा अपोजिशन का जो बिहेवियर था उसके बारे में आपको देखा। हमारे को कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने नोटिस भी एक्सेप्ट किया था, सरकार जवाब देने को Vijit. Then Neeta. सर आई एम प्रवीण। अभी शहरों में ईवी जो ई रिक्शाज हैं, इनको लेकर बहुत है कि इससे डीकंजेशन, इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि पोल्यूशन में व्हीकुलर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मगर ई रिक्शा की वजह से बहुत सारे शहरों में दिखाया कि कंजेशन की सिचुएशंस बन रही हैं और बहुत क्योस की सिचुएशन है। जो एक मोबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही, बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस क्रिएट हो रहे हैं। इसको लेकर क्या पॉलिसी सरकार की? और दूसरा, दिल्ली में और इवन क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया इस साल, जब हमने देखा कि सीवियर और हैजर्ड सिचुएशन में एयर पोल्यूशन पहुंच गया, क्योंकि दुनिया के बाकी देश सिटीज़ ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया, तो इस बार बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको नहीं किया। व्हाट वाज द जी, जो लोग हमारे लिए समस्या छोड़ के गए उनके समाधान के लिए हम पूरा काम करते रहे। ई रिक्शाज ये एक हम एनकैप का प्रोग्राम चलाते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हम देश के 130 शहरों में चलाते हैं और मैं आज आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि इसका एक लाभ ये हुआ है
कि 130 शहरों में लगभग 30 शहरों की एयर क्वालिटी को हम 50 से नीचे पे रख पाए हैं। ये भी हमारे देश में एक बताने लायक विषय है। और लगभग 60 शहरों की AQI को हम 40% से नीचे कर पाए हैं। दिल्ली का भी जब मैं औसत कह रहा हूँ तो NCR के कई क्षेत्रों में तो बहुत अच्छा भी होने वाला है। जैसे अलवर को हमने दिल्ली देश के 3 NCR में होने के बावजूद भी एयर क्वालिटी में हम 3rd नंबर पे लेकर के आए हैं। और एनकैप में जो विषय है उसमें मूल विषय ये है ट्रैफिक मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। और हम शहरों में इनोवेटिव प्रैक्टिस के माध्यम से इसको दूर कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कॉरपोरेशन से जुड़े हुए विषय हैं, लेकिन एनकैप की गाइडलाइन में हम इनको सुधारने के लिए कार्य करने की गाइडलाइन देते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम विनीत है। मैं एक्सप्रेस में लीगल मुद्दे कवर करता हूँ। सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, पिछले लगभग 30-35 सालों से सुप्रीम कोर्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के मैटर्स में इन्वॉल्व रहा है। तो ये केवल सिर्फ आपकी पार्टी के सरकार का मामला नहीं है। तो आपके हिसाब से सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये इंटरवेंशन है, ये हमारे जो संवैधानिक ढांचे में सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है, आपके हिसाब से उसके विपरीत जाता है क्या? ये आप इसको कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में एक इंटरफेरेंस के तौर पे देखते हैं? आपको लगता है कि ये प्रॉपर है? ये पहला सवाल है सर। और दूसरा सवाल है सर कि दिल्ली में मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग पोल्यूशन मास्क नहीं लगाते। तो आपकी सरकार ने सोचा है कि ये फेस मास्क को प्रमोट किया जाए या फ्री में फेस मास्क लोगों को दिए जाए, इस पे कुछ आपने सोचा है? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आर्टिकल 21 में जाता है और कोर्ट अगर कोई विषय पूछता है तो हम तो कोर्ट को कोऑपरेट करते हैं और करना ही चाहिए। अगर मान लीजिए कोई विषय आता है आर्टिकल 21 में तो कोई दिक्कत नहीं है, बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाकी तो एनकैप में कोई ऐसा विषय, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, मास्क कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन? अच्छा, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा विषय। ओके सर, आपने एनकैप की बात करी थी जिसमें 130 सिटीज में पोल्यूशन लेवल कम लेके आए, बट सर एक्सपर्ट बोलते हैं कि उसमें से ज्यादातर जो सिटीज हैं उसमें PM 2.5 मेजर करने के लिए कोई यंत्र नहीं है। तो हम वहाँ पे PM 10 को कंट्रोल करने के यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सर, I wanted to ask the last question. सर, नीता दिस साइड, 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो कैंसर को लेकर कैंसर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, वाटर कंटामिनेशन को लेकर इश्यूज जो हैं वो रेज किए जा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर भी हम बिस्लरी वाटर पी रहे हैं। सोसाइटीज में अगर हमारे घरों में RO नहीं हो तो हम पानी नहीं पी पाते। तो क्या वजह है कि सरकार अभी तक साफ पानी जो है वो पाइप्स में हमें घर तक नहीं पहुँचा पाई? दूसरा सवाल है हवा के बारे में। ज्यादातर देखा है मैंने मंत्रालयों में, जहां भी जिस दफ्तर में भी मैं जाती हूँ वहां पर प्यूरिफायर जरूर लगा होता है। तो एज अ एनवायरनमेंट मिनिस्टर आप क्या एक आम नागरिक को सलाह देंगे कि ये प्यूरिफायर लगाया जाना चाहिए या नहीं? कोई उसका मापदंड जो है वो सरकार ने तय किया है? देखो, पहला विषय ये है कि मैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के नाते हवा का वातावरण सुधरे, पॉलिसी नीचे रेगुलेटरी माध्यम से लागू हो, उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। उसको मैं ईमानदारी के साथ कार्य करूँगा। दूसरा, पानी और हवा ये मौलिक विषय है। इस पे सरकार नीचे के जो हमारी गवर्नेंस की जो सिस्टम है उसको अपलिफ्ट करके अच्छा करने का कार्य करेगी और हम सब के लिए वो बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। अमिताभ, then we will wind up. I have a very... एक चीज हुआ था वो हुआ नहीं। आपका NDC अनाउंस होने थे, अडेप्टेशन प्लान्स अनाउंस होने थे, तो उसमें क्या मुश्किल आ रही? फाइनल स्टेज पे है, कार्य चल रहा है, जल्दी हो। आपने कहा था दिसंबर में हो जाएगा, और दिसंबर में हो जाएगा। सर, आप हमेशा
फिलोसफी के बारे में बात करते हैं हम बहुत बार, ऐसे लॉन्ग कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड विथ यू. I want to ask you, I want you to address this question not as, yes, not as the minister or a politician, but rather as a person who's really, you know, studying religion and, you know, the different insights of it. मैं अभी So, पहले yes, कह चुका हूँ, एक पॉलिटिशियन के नाते रिलीजियस मामलों को टच नहीं कर सकता. तो मैं उससे but कॉन्ट्रडिक्ट हो that's why जाऊंगा. I separated you from being a minister. So yesterday, I mean, last week we in our paper. क्या हम लॉयर थे ना, तो क्रॉस एग्जामिनेशन ये होता था कि जब वो पहला आंसर भूल जाए तो आधे घंटे बाद इसको वापस दोहरा दो. इट्स ए आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. Sir, in our paper, two people like Najib Jung and Halal Ahmad, they have written a piece in which I am just quoting one line, line. Never before has the question of Muslim belonging in India been posed with such relentless suspicion. To be Muslim today is not merely to live with the ordinary burdens of citizenship. It is to live with the constant demand to explain oneself, to demonstrate loyalty, to prove nationalism as though it were a conditional privilege rather than a constitutional right. How are you seeing this issue of minorities, especially Muslims in this country? नहीं, किसी को भी अपने फेथ के बारे में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए. सभी फेथ, चाहे वो किसी भी फिलोसफिकल तरीके से निकले हों, उनको राइट टू रिलीजियस फ्रीडम रहनी चाहिए. और सबका साथ और सबका विकास का अर्थ ही ये है कि सबको अपने फेथ के आधार पर रहना चाहिए. हमने प्लूरलिज्म एज ए पार्ट ऑफ आवर कल्चर है, लेकिन हम एक सिविलाइजेशन के पार्ट हैं जिसमें सभी विचारों को समानता दी गई है. और इसलिए अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो नागरिक होने के नाते नागरिकता हमारे लिए महत्वपूर्ण है. नागरिकता के बाद रिलीजन जो है वो सेकंड विषय आता है. और इसलिए हम अगर 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो उसमें धार्मिक भेदभाव नहीं है और ना ही ऐसा रहना चाहिए. इवन मैं तो, मेरे पर्सनल स्टाफ भी 20-20 साल से सभी रिलीजन के हैं, आज से नहीं 20-25 साल से हैं. तो मैं नहीं मानता हूँ कि व्यक्तिगत स्तर पर इसमें कोई भेदभाव होना चाहिए. व्यक्तिगत स्तर पर सबको अपना फेथ मानने की स्वतंत्रता है और सबको अपनी बात को रखने का अधिकार भी है. इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन को कभी महसूस नहीं करना चाहिए. Thank you. Anybody else? I'm winding it up. Ditya, last question. सर, सभी लगभग सभी बीजेपी के जितने राजनेता हैं उनसे जब भी ये सवाल पूछा जाएगा तो उनका जवाब होता है सबका साथ सबका विकास. और जब उसको एक्सपैंड करते हैं तो उसमें वो सबका विकास की बात करते हैं, सबका साथ की बात नहीं करते हैं. सबका विकास की बात कैसे करते हैं? भाई मोदी जी के सारे सेंट्रल स्कीम जो हैं वो सभी को पहुंच रहे हैं, मुसलमान क्रिश्चियन को भी पहुंच रहे हैं, सभी उसका लाभ उठा रहे हैं. तो सबका विकास तो है, लेकिन एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जिस तरह के कम्युनल ओवरटोन्स हैं, और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ या सिर्फ बीजेपी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के साथ जुड़ी हुई संस्थाएं हैं या कई ऐसे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं जो कि इस तरह का उन्माद जो है वो समाज में पैदा कर रहे हैं. इस चीज को लेकर ऐसी भावना जो है वो जो जनमानस है उसके मन में ये रहती है कि सबका विकास तो है, चलिए ठीक है, लेकिन सबका साथ वो नहीं है. तो ये भावना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका इंटेंशन बिल्कुल सही है, तभी तो आप सबके लिए स्कीमें बराबर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से आप दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं. तो ये जो भावना है जो एक जनमानस के मन में बैठी हुई है, ये निकालने की जिम्मेदारी क्या आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए अगर आपका इंटेंशन नहीं है तो? हमने तो कभी महसूस ऐसा करा भी नहीं है और हमने कभी आज तक कोई ऐसा कहा भी नहीं है कि किसी को कोई महसूस हो. कहाँ कहा है? बीजेपी के कोई एक नेता का, हमारा कोई पार्लियामेंट का स्टेटमेंट, पार्टी का कोई एक रेजोल्यूशन मेरे को बताइए जिसमें ऐसा कहा हो. आपके बहुतेरे नेता हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ जो समय समय पर इस तरह की बातें करते हैं. देखिए, मैं अब भी ये कहता हूँ, कोई एक रेजोल्यूशन बीजेपी का बताइए
एक रेजोल्यूशन पार्टी की स्थापना से लेके आज तक का, हमारी पार्टी के रेजोल्यूशन, हमारी पार्टी के पार्लियामेंट पे दिए गए स्टेटमेंट हमारे ऑफिशियल हैं। और मैं अब भी ये कहता हूँ कि ये देश में बहुलवादी धर्म का होना, बहुलवादी पंथों का होना, बहुलवादी विचारों का होना, ये कोई गलत नहीं है, ये होना चाहिए। इसमें क्या है? हम एक ग्रेट सिविलाइजेशन के पार्ट हैं और उस ग्रेट सिविलाइजेशन में सब लोगों को रहने का अधिकार है। तो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यू के साथ हमारे को मिलकर के रहना ही होगा और सबको लेकर के चलना होगा, 140 करोड़ भारतीयों को, तभी तो देश विकसित भारत बनेगा। But do you admit that that particular aspect of Indian culture, Indian ethos, it is facing a big challenge in today's world? ऐसा है In the contemporary India? हाँ, मेरा ये मानना है कि इंडियन इथोस और इंडियन कल्चर को केवल रील से नहीं समझा जा सकता है। इंडियन इथोस और इंडियन कल्चर जो है ये मैटर ऑफ एनलाइटमेंट है, ये मैटर ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ योर सेल्फ है। इंडियन इथोस आज तक जिसको हम डीप मेडिटेशन कहते हैं, डीप रियलाइजेशन कहते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट है और मुझे लगता है कि वो हमारा ट्रू विजडम है। हमारे इंडियन इथोस में कभी इसलिए शास्त्रार्थ नहीं किया था कि एक दूसरे को नीचा दिखाए। हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थ परंपरा थी वो एक दूसरे के विभिन्न विचारों को समझते हुए समग्रता को स्वीकार करना था। और इसलिए जब हम कहते हैं कि एक नदियाँ सब सागर में जाती है तो जाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, जाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। अपनी अलग अलग परिस्थिति, अपनी सामाजिक मान्यता, अपनी धार्मिक मान्यता सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इंडियन वैल्यू सिस्टम में जो जीवन का व्यक्ति का लक्ष्य बताया है वो इसी एनलाइटमेंट को बताया है। वो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से आ सकती है, वो कभी भी अतार्किक बहस से नहीं आ सकती है। इसलिए इंडियन इथोस और इंडियन विजडम का एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जो वर्ल्ड में ये भाव और ये विषय खड़ा कर सकता है। मुझे लगता है उसको ज़्यादा व्यापक तरीके से सभी को अपनाना चाहिए। Thank you, sir. Thank you very much for addressing all the questions we raised. Thank you. Thank you.